Hi dear learners of English greeting, this is Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today in the series of board practice sets we are going to learn idioms. Idioms जो कि एग्जामिनेशन में वोकेबलरी का एक बहुत अहम हिस्सा है को हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। idioms में आज की वीडियो की खास बात ये होगी कि एक बार उसको सुनने के बाद परमानेंटली हमेशा के लिए कैसे अपने माइंड में बनाए रखें और उसे आप कभी ना भूलें। तो ये ट्रिक्स हम हर वर्ड के साथ, हर फ्रेज और इडियम के साथ लेते हुए चलेंगे, उनको आप नोट डाउन करते जाएंगे और रिलेट करते जाएंगे। और इस पूरी सीरीज़ की स्टडी करने के लिए और ग्रामर से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स की स्टडी करने के लिए आप और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इडियम्स। इडियम्स में पहला है हमारा इन ब्लैक एंड वाइट। अब इन ब्लैक एंड वाइट को हम कहते हैं इन रिटिन। इन रिटिन का मतलब है कि लिखित में। अब इसको याद कैसे रखें कि इन रिटिन लिखित से रिलेटेड है, ठीक है। ये प्रिंटिंग की तरह से आए, टेक्स्ट के रूप में आए, किसी भी तरह से आपको ऑप्शन में आ सकता है। आपको जो रिलेट करना है वो सिर्फ एक बात आपको रिलेट करनी है और वो रिलेट करने वाली जो बात होगी वो लिखित में होने से होगी। तो ऑप्शन के अंदर जो भी लिखित से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिले उसे आप चूज कर लेंगे। अब सवाल आता है कि इन ब्लैक एंड वाइट को रिटिन होता है, इन रिटिन होता है, कैसे याद रखें। जनरली आपकी जो बुक्स होती हैं उनके पेजेस वाइट होते हैं और उस पर ब्लैक इंक से लिखा हुआ होता है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इंक ब्लैक ही हो, लेकिन ये मान लीजिए याद करने के लिए कि ब्लैक से लिखा होता है। तो ये हुआ इन ब्लैक एंड वाइट। वाइट सरफेस है, ब्लैक इंक है, तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब हुआ इन रिटिन। इसका अगर आपको यूज करने के लिए आता है तो यूज आप इस तरह से करेंगे, आई नीड योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। आई होप कि ब्लैक एंड वाइट अपने आप में आपको रिकॉल करा देगा कि यह रिटिन से रिलेटेड है। नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है स्टैंड्स जीरो, स्टैंड्स इलीगल, स्टैंड्स ऑफ नो वैल्यू, यानी जिसकी कानूनी तौर से कोई वैल्यू ना बची हो। इसको आप अपने सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आप कहेंगे नो लीगल इफेक्ट। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जिसका कोई असर ना बचा हो। अपने सेंटेंस में इसको किस तरह से यूज करेंगे, आप सेंटेंस में आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, दिस लॉ स्टैंड्स नल एंड वॉइड। तो अब तीसरी बात ये आती है कि नल एंड वॉइड ऑफ नो इफेक्ट, ऑफ नो वैल्यू को याद कैसे रखें कि नल एंड वॉइड का मतलब है कि बोलने के समय में जिसकी कोई वैल्यू ना हो। तो नल को आप रिलेट कर लीजिए नील से। नील किसे कहते हैं? नील कहते हैं आप जीरो को, ठीक है। नील कहते हैं जीरो को, तो नील मीन्स नहीं है, तो नील से नल याद रखिए। एंड वॉइड, वॉइड डिस्टेंस मेंटेन करने को कहते हैं, जीरो को भी कहते हैं। तो यहाँ पर नील को नल, नल एंड वॉइड यानी जीरो। तो आप कहेंगे द लॉ स्टैंड्स नल एंड वॉइड, दीज रूल्स स्टैंड नल एंड वॉइड। तो नल एंड वॉइड का मतलब हो गया कि एक तरह से जीरो वैल्यू वाला। या आप कह सकते हैं द मजिस्ट्रेट डिक्लेयर्स द रिक्वेस्ट नल एंड वॉइड, यानी रिक्वेस्ट को नहीं माना, उसको इलीगल करार दे दिया। लीव समबडी इन लर्च। लीव समबडी इन लर्च को आप किस तरह से याद करेंगे? लीव समबडी इन लर्च का मतलब है लीव इन डिफिकल्टी। टू लीव इन डिफिकल्टी। तो टू लीव इन डिफिकल्टी मतलब मझधार में छोड़ देना। जो हमारी आज की यंग जनरेशन है उनको मझधार जैसे वर्ड्स बहुत ही कम याद रहते हैं, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बीच में छोड़ देना। आपने किसी से प्रॉमिस किया, उसने अपना एक्शन शुरू किया आपके प्रॉमिस पर, मेरे प्रॉमिस पर, और हमने अपने प्रॉमिस को हटा दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। अब वो बीच में रह गया, वो ना इधर जाने का है ना उधर जाने का है। तो ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जिसमें ना इधर जा सकते हैं ना उधर,
तो इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं टू लीव समबडी इन द लर्च। तो ये हो गया टू लीव इन डिफ़िकल्टी। लर्च का मतलब है एक तरह से आप कह सकते हैं झंझट। झंझट मीन्स समस्या, प्रॉब्लम, मैस अप, जिसमें सिचुएशंस हुई हों। तो किसी को परेशानी के दौर के मिड में छोड़ करके भाग जाना टू लीव इन डिफ़िकल्टी होता है। इसके बाद आपका जो अगला एडियम है वह एडियम है क्राई फॉर द मून। क्राई का मतलब शोर मचाने से भी है, चीखने से भी है, रोने से भी है। और फॉर द मून, चांद की डिज़ायर कर रहे हैं आप, और चांद को हासिल करना इट इज़ कंसिडर दैट इट्स टू डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हो सकता है कि हासिल ही ना हो। तो यहाँ पर आप कहते हैं क्या, क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब हुआ किसी इम्पॉसिबल पोजेशन की डिज़ायर करना कि वह मुझे मिल जाए, किसी ऐसी मूल्यवान वस्तु की कल्पना करना कि मेरे को मयसर हो जाए, मुझे मिल जाए, जो कि नामुमकिन है। इट मीन्स गरीब होने के बाद बहुत ज़्यादा जो है महंगी चीज़ की डिज़ायर करना क्राई फॉर द मून है। यहाँ पर जो चीज़ आपके दायरे से बाहर है उसे आप अर्जित करना चाहते हैं, तो वहाँ क्राई फॉर द मून। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आपने स्काई के अंदर मून को देखा और आप रोने लगे और कहने लगे कि मुझे मून चाहिए, तो इसका मतलब हो गया टू डिमांड समथिंग बियॉन्ड लिमिट। इट मीन्स टू डिमांड और इमेजिनेशन, टू डिमांड समथिंग दैट इज बियॉन्ड अप्रोच या बियॉन्ड रीच, जो हमारी पहुंच से दूर हो, उसको हम कहते हैं क्राई फॉर द मून। नेक्स्ट हमारा नंबर 5, वाइटर देन वाइट। इसके बहुत सारे साइड्स हैं, इसके बहुत सारे सेंस हैं, उन सेंस के अकॉर्डिंग हमें मीनिंग समझना होगा। कई बार मीनिंग समझने में हम बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड चुनने की कोशिश करते हैं और फिर हमें वो सेंस नहीं मिलता गिवन ऑप्शंस में, तो हमारा वो सारा लर्न करना बिल्कुल बेकार जाता है। तो हमें सेंस समझना है इन कंपैरिजन टू कि हम लर्न करें उन पर्टिकुलर वर्ड्स को और वही याद रखें। तो आपको वाइटर देन वाइट का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए सफ़ेद से ज़्यादा सफ़ेद। इट मीन्स जो कि बहुत ही ऑनेस्ट और मॉरल बेस्ड हो, ऐसी पर्सनैलिटी जिसका किरदार बिल्कुल साफ हो, जो जिसका चरित्र एकदम निर्मल हो, एकदम शुद्ध हो। इसमें दूसरा सेंस ऐसे भी निकाला जाता है कि जो कि किसी को बहुत कुछ देने वाला हो। अगर किसी का चरित्र निर्मल है, किसी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल प्योर है और वह मॉरल और ऑनेस्टी बेस्ड है, तो ऑफ कोर्स यू आर ए प्रीशियस पर्सन एंड यू आर एबल टू गिव अदर्स अ लॉट। तो उसी तरह से वाइटर देन वाइट, तो आप किसी प्लानिंग के लिए भी कह सकते हैं कि ये प्लानिंग जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, ईमानदारी से भरी हुई है, एबव बोर्ड है और इस योजना से गरीबों को बहुत लाभ होगा। तो आप कह सकते हैं दिस प्लानिंग इज़ वाइटर देन वाइट, इट विल गिव अ लॉट टू द पुअर। तो यहाँ पर वाइटर देन वाइट का मतलब हुआ अच्छे से बहुत अच्छा, यूज़फुल, ठीक है, बेनिफिट देने वाला। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू गेन मोर देन एक्सपेक्टेड, टू गेन मोर देन एक्सपेक्टेड, या टू गेट मोर देन एक्सपेक्टेशन, या टू गिव मोर देन एक्सपेक्टेड। तो किसी को कुछ प्रदान करने में अधिकता और सकारात्मकता दिखाने वाला इडियम है वाइटर देन वाइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इडियम नंबर 6, टू बी एट अ लॉस। टू बी एट अ लॉस, ऐसी स्थिति में आ जाना जब आप कंफ्यूज्ड हो जाएं। क्या हो जाएं? जब आप कंफ्यूज्ड हो जाएं। अगर हमारा जो विजडम है, जो विट है, वो अचानक लॉस कर जाए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सेल फोन है, लैपटॉप है, उसकी बैटरी अगर एकदम डिस्चार्ज कर जाए, एकदम एनर्जी लॉस कर जाए तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही कभी कभी इंटरव्यू में, क्लास में, किसी सिचुएशन में हमारा माइंड एकदम काम करना बंद कर देता है, नर्वस ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन आती है और हम घबरा कर काम नहीं कर पाते हैं। तो हम कहते हैं टू बी। टू बी की जगह आप यूज़ करते हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, एट अ लॉस। तो किस तरह से यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे आई वॉज एट अ लॉस व्हेन ही आस्क्ड मी सच क्वेश्चन।
तो एट अ लॉस मीन्स माई माइंड इज स्टॉप्ड वर्किंग, माई ब्रेन इज स्टॉप्ड वर्किंग, तो हम कहेंगे टू बी एट अ लॉस। टू बी एट अ लॉस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड यू हैव नो आंसर टू गिव। तो यहाँ पर टू बी एट अ लॉस यानी आप लॉस की सिचुएशन में होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यू हैव नो प्रॉपर वर्किंग ऑफ योर ब्रेन्स, तो इसको आप याद रखेंगे। टू बी एट अ लॉस मीन्स टू बी कन्फ्यूज्ड। नाउ 7 नंबर इज लॉन्ग फॉर। लॉन्ग को हम जानते हैं वर्ड मीनिंग के तौर पर लंबा होना, लेकिन जब इसके साथ प्रपोजिशन फॉर लगती है तो लॉन्ग फॉर का मतलब होता है टू डिज़ायर, टू डिज़ायर समथिंग, विश कुछ चाहना, इच्छा करना, यर्न करना, क्रेव करना, इतने सारे सेम मीनिंग्स हैं। तो लॉन्ग फॉर मीन्स आई लॉन्ग फॉर अ लग्जूरियस कार। लॉन्ग फॉर एवरीबडी लॉन्ग्स फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड सो मैनी थिंग्स। तो लॉन्ग फॉर का मतलब हुआ डिज़ायर। इट मीन्स इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि लॉन्ग हमारी डिज़ायर्स जो है जब एक बार आती हैं तो लॉन्ग चलती हैं, एंड फॉर मैनी थिंग्स, तो लॉन्ग डिज़ायर्स फॉर मैनी थिंग्स। तो आप याद रखेंगे कि लॉन्ग फॉर मीन्स टू डिज़ायर, टू विश, और या क्रेव। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए लालसा, किसी चीज़ के लिए आपके मन में कोई डिज़ायर, कोई ख्वाहिश पैदा होना, तो लॉन्ग फॉर का मतलब हो गया टू डिज़ायर। नाउ एट पॉइंट नंबर 8 क्या आता है? टू बी वेल ऑफ। अब यहाँ पर फिर आप समझ लीजिए कि जो आपका टू बी है, यह टू बी आपके लिए क्या होगा? इज़ आर एम का काम करेगा, लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, और वेल मीन्स प्रॉपर, वेल मीन्स ठीक ठाक। कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप कहते हैं या आई एम वेल, तो वेल मीन्स ठीक ठाक। ऑफ का मतलब होता है कि डिस्कनेक्ट होने के सेंस में। इट मीन्स मेरे जो डिस्पोजल हैं, मेरे जो एक्शंस हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, तो आप कहेंगे टू बी वेल ऑफ। तो टू बी वेल ऑफ का मतलब निकल कर के आएगा कि अच्छे से ज़िंदगी चलते जाना, और प्रॉस्पेरिटी का आलम होना, संपन्नता होना, धनवान होना, मालदारी की स्थिति में होना, खाते पीते घर से होना, तो वेल ऑफ। इट मीन्स इतना पैसा है कि अगर वेल में भी डालें तो भी बच जाए। तो ऐसी कुछ इलॉजिकल बातें, ऐसे लिंक्स टच करके रखें, तो इससे आपको याद हो जाता है कोई भी ईडियम। जब हमें किसी ईडियम को यूज़ करना हो तो हम क्या करते हैं कि हमें ये देख लेना चाहिए ये ईडियम एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, या कुछ और है। तो यहाँ पर जो टू बी वेल ऑफ है, एक्चुअली ये अपने आप में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसी भी नाउन से पहले लगता है, तो हम कहते हैं ही बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ फैमिली, हिज फ्रेंड्स आर वेल ऑफ। तो इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया प्रॉस्पर। तो यहाँ पर इसके अंदर टू बी का मीनिंग नहीं है, टू बी तो एडिशनली इसके साथ लगा हुआ आता है। जो हमारा बेसिक इडियम है वो है वेल ऑफ। तो होना तो हम बोल ही देते हैं, यानी संपन्न होना और साहिब हैसियत होना, मालदार होना, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक और वाइट आया रिटिन के लिए। वाइट है आपका सफ़ेद पन्ना, ब्लैक है इंक, तो रिटिन हो गया। नल एंड वॉइड, नल को नील से याद करो, वॉइड ज़ीरो से याद करो, तो नल एंड वॉइड का मतलब हो गया स्टैंड ज़ीरो। जब कोई कानून अपनी वैलिडिटी खो देता है या किसी कूपन का रिचार्ज समाप्त हो जाता है, तो वह कूपन का जो रिचार्ज है वो नल एंड वॉइड में चला जाता है। लीव समबडी इन द लर्च का मतलब है लर्च में झंझट, यानी किसी को परेशानी की हालत में अधूरे में छोड़ करके आ जाना। क्राई फॉर द मून का मतलब है मून मीन्स अनअप्रोचेबल थिंग, ऐसी चीज़ जिसके पास आपकी रीच ना हो सके, पहुंच ना हो सके। वाइटर देन वाइट का मतलब है कि बहुत ही प्योर और गेन और प्रॉफिट और बेनिफिशियल, जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सके। टू बी एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब है जब आपकी विजडम पूरी तरह काम करना बंद कर दे और आप कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में आ जाएं। लॉन्ग फॉर डिज़ायर, डिज़ायर हमारी लॉन्ग होती हैं, फॉर माने चाहिए, तो लॉन्ग फॉर मीन्स डिज़ायर करना। इसी तरह से वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब है प्रॉस्पर होना, तो यहाँ पर आप कहते हैं कि संपन्नता या मालदार होना। इसके बाद हम आते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर को हम रेड कलर से
समझेंगे ताकि दोनों में डिफरेंसेस अलग से दिखते रहें। टू सी एन आई टू आई, इसका मतलब होता है टू अग्री। टू अग्री क्या होता है? टू अग्री। अग्री मीन्स सहमत होना। जब आप किसी की तरफ देखें और कोई आपकी तरफ देखे और दोनों बात पर सहमति बन जाए, क्योंकि आंख न मिलाने का मतलब होता है जो आंख नहीं मिला रहा है उसकी बात में कहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा। बट जब दो लोग सीधे बैठकर बात कर रहे हों, वन ऑन वन, तो आई टू आई बात हो रही हो, तो इसका मतलब दोनों अग्री करते हैं। तो ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी द एजुकेशनिस्ट सी एन आई टू आई, यानी बिल्कुल जो वो देख रहे हैं वही आप देख रहे हैं, यानी दोनों के आमने सामने की टक्कर है, तो अग्री करते हैं। आई एक पर्सन एंड आई अनदर पर्सन हु इज लुकिंग एट यू, तो आई टू आई का मतलब हो गया अग्री करना। इसके बाद आप आते हैं 10 नंबर पर, सी थ्रू। थ्रू का मतलब से होकर और सी का मतलब होता है देखना, यानी जब आप किसी सिचुएशन के अंदर से होकर देख लें जो आपको दिखाई नहीं जा रही है, तो उसका मतलब होता है टू नो द हिडन मीनिंग, यानी कोई भी मीनिंग जो छिपा हुआ है उसको जान लेना। तो सी थ्रू, तो यहाँ पर हमने कहा कि किसी ने कोई बात हमसे की, तो आई सी थ्रू हिज टॉकिंग, यानी जिस तरह उसका बात करने का अंदाज था उसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया कि वह क्या चाहता है, यानी उसकी जो हिडन इंटेंशंस हैं उसको समझ जाना। तो सी देखना, थ्रू से होकर इट मीन्स टू नो द हिडन फीलिंग्स, हिडन सिचुएशन, हिडन मीनिंग, तो ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। इसके बाद आप आते हैं नंबर 11 पर, ऑल द वे। ऑल द वे का मीनिंग निकल करके आता है थ्रू आउट। थ्रू आउट पहले लिख लेते हैं, फिर इसको कैसे याद रखेंगे उसको हम समझेंगे। थ्रू आउट, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन थ्रो एंड थ्रू में अंतर समझ लीजिए। थ्रो में डब्लू आता है, THROW, और थ्रू के अंदर THRUGH आता है। और आउट, थ्रू आउट का मतलब है लंबे समय तक लगातार बने रहना। जैसे कि आप कहते हैं थ्रू आउट द ईयर देयर वाज नो रेन, पूरे वर्ष कोई वर्षा नहीं हुई। तो इसी तरह से हम कहेंगे थ्रू आउट द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिमेन्ड बिजी इन चंपारण। थ्रू आउट यानी ऑल द वे गांधी जी रिमेन्ड बिजी इन चंपारण। ऑल द वे मीन्स पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान, और थ्रू आउट, तो थ्रू आउट मीन्स पूरा, संपूर्ण, पूरे दौरान के पूरे दौरान, इट मीन्स जो एंटायर ड्यूरेशन था उसमें आप ऑल द वे कहते हैं। ऑल द वे आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, वे है आपका, और पूरे रास्ते आप खामोश रहे, यानी थ्रू आउट द वे यू रिमेन साइलेंट। तो इस तरह से आप कहते हैं ऑल द वे। इसको आप बिगिनिंग में यूज़ करेंगे और फिर लिखेंगे ही रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग हिज फाइलिंग वर्क, यानी जब वो फाइलिंग वर्क कर रहा था तो पूरा वर्क करते में उसने कुछ नहीं बोला। तो थ्रू आउट द जर्नी ही रिमेन साइलेंट, ऑल द वे ही रिमेन साइलेंट। तो ऑल द वे आपको खुद याद दिलवा देगा कि यह पूरे ड्यूरेशन के दौरान है। इसके बाद आप नंबर 12 पर आते हैं, और नंबर 12 पर आप के लिए ईडियम है अ फार क्राई। फार दूर को कहते हैं, क्राई चिल्लाना, रोना, चीखना, शोर मचाना। तो यहाँ पर अ फार क्राई, फार में दूर भी लगा है, तो हो गया कि बियॉन्ड अप्रोच या बियॉन्ड रीच। अभी यहाँ पर आया था कि क्राई फॉर द मून, तो यहाँ पर हम एक उपमा देते हैं, एक मिसाल देते हैं कि महंगी कार ख़रीदना चांद को मांगने जैसा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अ फार क्राई। फार क्राई का मतलब है नॉट ईजी, आप कह सकते हैं नॉट ईजी। फॉर एग्जाम्पल, टू बी एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स इज़ अ फार क्राई, यानी एक आम स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाना, मेरिटोरियस लिस्ट में जाना, मेरिटोरियस क्वालिटीज़ पैदा करना इज़ अ फार क्राई। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बारे में आप ये मानकर चलते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए आप कहते हैं कि टू पास इन द एग्जामिनेशन इज़ अ फार क्राई फॉर देम। आपने पुराने समय में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुना होगा कि दिल्ली अभी दूर है, तो वो अ फार क्राई था। वहाँ पर दिल्ली का
जो मतलब निकल करके आता है वो होता है कि उद्देश्य की प्राप्ति अभी नामुमकिन है, तो यहाँ पर अ फार क्राई है। इट मीन्स टू कलेक्ट 50 लाख रुपीज़ इज़ अ फार क्राई फॉर समबडी। तो यहाँ पर अ फार क्राई का मतलब होता है जो आसान ना हो, नामुमकिन के बराबर हो, असंभव हो, किसी की पहुँच से बाहर हो, तो उसे आप अ फार क्राई कहते हैं। और इससे पहले टू बी लग सकता है, इज आर एम इस पर आएगा, इज अ फार क्राई। इसके बाद नंबर 13 पर है कॉक एंड बुल स्टोरी। अब कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक आप समझते हैं बर्ड है, बुल आपका एनिमल है। तो कोई भी मुर्गे की, बैल की, सांड की कोई स्टोरी बना देना यानी झूठी कहानी, इसका मतलब हुआ कि फॉल्स स्टोरी, यानी एक तरह से बात को फैब्रिकेट कर देना और कुछ भी मन गढ़ंत बात कह देना, वो कॉक एंड बुल स्टोरी है। समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट लेट, उनसे पूछा जाए कि आप लेट क्यों हैं, बिकॉज वो उनकी हैबिट है, तो रोज़ाना कोई ना कोई नई कहानी तैयार करके बताते हैं, तो उसे कहते हैं कि मुर्गे की और बैल की कहानी, यानी कुछ भी इलॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करना कॉक एंड बुल स्टोरी की कैटेगरी के अंदर आता है। और इसका कोई भी मीनिंग जो आपको फॉल्स से रिलेटेड हो वो आप ऑप्शन चुन लेंगे। फॉर गुड, फॉर लिए, गुड अच्छा, हालांकि इसका मतलब फॉर एवर से आता है, हमेशा के लिए आता है। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर गुड, तो आप कहेंगे कि ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, कि द रूल्स ऑफ नेचर रिमेन फॉर गुड। तो जो गुड होता है वो हमेशा के लिए गुड होता है, जो थोड़ी देर के लिए गुड हो उसको आप ट्रू ब्यूटी या थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं कहते। तो फॉर गुड को आप फॉर एवर से याद रखेंगे कि जो हमेशा के लिए एक जैसा बना रहे, अच्छा बना रहे, वही अच्छा है। तो फॉर गुड का मतलब हुआ हमेशा के लिए। और हिंदी में अगर याद करना चाहते हैं तो सदैव के लिए, उर्दू में आप हमेशा कह सकते हैं। नंबर 15 पर एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर कहते हैं खंजर को, और ड्रॉन ड्रॉ की थर्ड फॉर्म है, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन। जब खंजर बाहर निकले हुए हों, एक दूसरे के ऊपर तने हुए हों, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर जो है आपकी दुश्मनी है, शत्रुता है, एनमिटी है, ओपन एनमिटी कह सकते हैं, ओपन स्ट्रगल कह सकते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट है बरी द हैचेट। एक्चुअली जो हैचेट है वो भी एक तरह का डैगर ही है। जब आप अपने डैगर को दफना देते हैं, बरी कर देते हैं, तो क्या हो गया, एंड ऑफ एनमिटी। और डैगर्स ड्रॉन मीन्स ओपन एनमिटी, ओपन OPEN एनमिटी। तो इसका मतलब हो गया खुली दुश्मनी। और बरी द हैचेट, बरी मीन्स दफनाना, और जब आप खंजरों को, अपने हथियारों को दफना देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि दुश्मनी समाप्त हो गई। आई होप कि ये सारे इडियम्स आपको बखूबी बहुत अच्छे से याद हुए होंगे और हमेशा के लिए फॉर गुड लर्न आपने कर लिए होंगे। तो इस तरह से इडियम्स, एरर्स, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, सब तरह के टॉपिक्स पर बेस्ड वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए ORSE क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते रहिए और इन सारे क्वेश्चंस को, वोकैबुलरी को, वर्ड्स को तैयार करते रहिए, एंड डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में ग्रेट सक्सेस मिलेगी। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।